हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के क्लास में हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर रहे टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। ये जो कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स है, इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे कुछ और क्वेश्चंस लेफ्ट ओवर रह गए थे। चलिए फटाफट से उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम चलेंगे हमारे अगले चैप्टर पर या अगले टॉपिक पर, आप कह सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा है कि इंडिया में, आज के क्लास का मैं क्वेश्चन नंबर 1 ही कहती हूँ, ठीक है, नंबरिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दैट्स वाई। चलिए, सबसे पहला सवाल है, प्रोडक्शन वर्क इज ए कंपोनेंट ऑफ डैश एक्टिविटी। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रोडक्शन वर्क जो होता है वो किस तरह की एक्टिविटी के अंदर शामिल किया जाता है, जिसके ऑप्शंस है, पहला इकोनॉमिक, दूसरा सोशल, तीसरा ऑप्शन है सर्विस और चौथा ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज। तो ये जो टॉपिक है ये बड़ा ही सिंपल है। हम लोगों से पूछा जा रहा है कि उत्पादन की जो प्रक्रिया है वो किस तरह की एक्टिविटीज़ में आती है। तो हम सबको पता है कि जितनी भी एक्टिविटीज़ इकोनॉमी में, किसी भी इकोनॉमी में की जाती है, हर तरह के काम, चाहे वो कपड़ा बनाने से लेकर के खाना बनाने तक का काम हो, या किसी का इलाज करना हो, या किसी को किसी तरह की सुविधा देना हो, जितने भी काम हैं जो कि इकोनॉमी में हो रहे हैं, उनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और दूसरे काम को कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। सो all the activities can be divided into 2 parts, economic and non-economic. Economic activities वो एक्टिविटी को कहते हैं जिसका पर्पस होता है मनी को स्पेंड करना, साथ ही साथ मनी अर्न करना। इन शॉर्ट, पैसों से संबंधित जितने काम हैं, मतलब जिस काम को करने के पीछे का मोटिव ही पैसा है, उस तरह की एक्टिविटीज़ को हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। क्या कहा? ऑल द एक्टिविटीज विच एम्स टू अर्न मनी और स्पेंड मनी इज टर्म्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब पैसों को कमाने और खर्च करने से रिलेटेड कई तरह के काम हैं जो किए जाते हैं। सो उन सारे काम को हम अपने स्टडी को आसान बनाने के लिए कुछ कैटेगरीज में बांटते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है प्रोडक्शन, दूसरा आता है कंजम्पशन, तीसरा आता है एक्सचेंज, चौथी एक्टिविटी कहलाती है डिस्ट्रीब्यूशन और 5वीं एक्टिविटी को कहते हैं इन्वेस्टमेंट। सो देयर आर टोटल 5 मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इन्हीं 5 एक्टिविटीज़ को करने के पीछे का पर्पस है मनी अर्न करना, मनी स्पेंड करना, और ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहला रहे हैं। जितनी भी एक्टिविटीज़ पैसों को कमाने और खर्च करने से संबंधित है, वो इन 5 में से किसी न किसी एक कैटेगरी के अंदर आती ही आती है। जो भी आप दिमाग में एक्टिविटी सोचोगे वो इन 5 में से किसी एक में आएंगी। हम लोगों से इस सवाल में इसी एक एक्टिविटी के बारे में पूछा जा रहा है। देखो यहाँ पर भी अभी बताया, प्रोडक्शन बोलता है उत्पादन का जो काम है वो कंपोनेंट है किस तरह की एक्टिविटी का। जवाब आपको पता लग गया है, विच इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, आर्थिक क्रिया कहलाती है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी लगे हाथ तो डिस्कस कर लिया जाए। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हम उसको कहते हैं जिसको करने के पीछे का मोटिव पैसा कमाना नहीं होता। जब आप कोई काम करें और आपका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, तो उसको हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बुलाते हैं। इस तरह की एक्टिविटी को जनरली क्यों किया जाता है? ऐसे भी बहुत सारे काम हैं जो हम कर रहे होते हैं बट पैसा नहीं कमाना उद्देश्य होता है। जैसे पूजा पाठ कर रहे हैं, किसी की चैरिटी, किसी को हेल्प कर रहे हैं, चैरिटेबल काम आप कर रहे हैं, सोशल काम कर रहे हैं, वो सब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के पार्ट होते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल पर, जहाँ पर क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ India's second plan? ऑप्शंस है 1950 to 55, ऑप्शन बी 1952 to 57, ऑप्शन सी 1956 to 61 एंड ऑप्शन डी 1947 to 1952।
सो 5 ईयर प्लान से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसका जवाब अब हम दे पाएंगे। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको 5 ईयर प्लान से रिगार्डिंग क्वेश्चन जो है वो एक्सप्लेन करे थे कि हमारे देश में, अच्छा यहाँ पे सवाल में सेकंड प्लान है तो कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि सेकंड प्लान का मतलब कौन से प्लान की बात हो रही है। इंडिया सेकंड प्लान बोलने का मतलब हुआ 5 ईयर प्लान, बिकॉज इंडियन इकोनॉमी में जितनी भी योजनाओं को बनाया गया है शुरुआत में, ठीक है, स्टार्टिंग पीरियड में यानी आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब था इंडियन इकोनॉमी में पंचवर्षीय योजना। तो अगर प्लान भी बोल रहे हैं तो आप 5 ईयर प्लान को ही मीन करोगे। अब चूंकि 5 ईयर प्लान इंडिया में बहुत सारे बनाए गए थे, कल ही बताया आपको टोटल 12 थे, उसमें से सेकेंड 5 ईयर प्लान, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो स्टार्ट हुआ था कभी 1951 से 56 में। सेकेंड 5 ईयर प्लान बिल्कुल बैक टू बैक आया था, विच इज़ फ्रॉम 1956 टू 61। क्वेश्चन सेकेंड 5 ईयर प्लान के ड्यूरेशन से रिलेटेड है। ऑप्शंस में देखिए कौन से ऑप्शन को मैच कर रहा है, 1950 टू 55 नहीं, 52 टू 57 नहीं, 56 टू 61, यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। ऑप्शन डी भी नहीं होगा इसका सही जवाब। तो इंडियन इकोनॉमी में दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है 1956 से 1961 के बीच में आई है। 5 ईयर प्लान से रिलेटेड टर्म्स टॉपिक आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, बार बार आपको ज़ोर देकर कह रही हूँ मैं, उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस तो आने ही आने हैं, ये तो कंफर्म है। चले अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 3, हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट 5 ईयर प्लान? ऑप्शन ए B.R. अम्बेडकर, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। ये टॉपिक मैंने क्लास में कुछ सेक्शंस में एक्सप्लेन किया है कि जो पंचवर्षीय योजना हमारे देश में जिसकी शुरुआत करी गई थी 1951 में, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान को किसने प्रेजेंट किया था, इससे रिलेटेड सवाल है। इसका जवाब मैं आपको पहले डायरेक्टली बता दूं, इसको उस समय के देश के प्रधानमंत्री के पद पर जो व्यक्ति थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रेजेंट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब है पंडित जवाहरलाल नेहरू, बिकॉज द क्वेश्चन इज हु प्रेजेंटेड, ओके, हु अनाउंस्ड। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछता है किसने प्रस्तुत किया था या किसने अनाउंस किया था, घोषणा किसने की थी, तो उस समय चूंकि प्रथम पंचवर्षीय योजना थी तो ये काफ़ी स्पेशल और आप कह सकते हैं ऐतिहासिक था भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। एकदम से देश में कोई ऐसी योजना को लाना जो अब तक नहीं आया था और देश की स्थिति बहुत ख़राब थी, तो उस सिचुएशन में इस योजना को बनाया, मतलब प्लान को बनाया तो गया था प्लानिंग कमीशन के द्वारा, और यूजुअली प्लानिंग कमीशन के लोग ही उसको बनाते हैं, लेकिन इसको प्रेजेंट किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। हर योजना के साथ ऐसा नहीं होता है कि उसे देश के प्रधानमंत्री ही प्रस्तुत करेंगे, लेकिन कभी कभी कुछ कुछ प्रोग्राम्स में, कुछ कुछ प्लान्स में ऐसा हो जाता है कि देश के प्रधानमंत्री जो होते हैं वही अनाउंस कर देते हैं। और इस तरह से फर्स्ट 5 ईयर प्लान से रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन हमारा है, ऐसा क्वेश्चन जो कि पूछा जाने वाला सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग कंट्रीज resources into different development activities in accordance with national priorities
is known as option A economic backwardness। सवाल तब तक ध्यान से पढ़ें, आप समझने की कोशिश करें कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। सेकेंड ऑप्शन है इकोनॉमिक प्लानिंग, ऑप्शन सी कहता है बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। ओके, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, बस थोड़ा सा लंबा है तो इसको ज़रा ध्यान से आप देखें। क्वेश्चन में कहता है कि एक ऐसी प्रक्रिया, अ प्रोसेस, जिसमें हम यूटिलाइज करते हैं, मतलब उपयोग करते हैं कुशल तरीके से, क्या चीज़, तो कंट्रीज़ के संसाधन, किसी भी देश में जो भी मौजूदा संसाधन हैं उनको यूटिलाइज करने की प्रक्रिया, किस तरह से हम रिसोर्सेज को यूज़ करने लगते हैं, तो इनटू डिफरेंट डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़, अलग अलग विकास से संबंधित प्रक्रियाओं में जब हम देश के संसाधनों को यूटिलाइज करें, और ये जो हम काम कर रहे हैं, इसको करने के पीछे का उद्देश्य है कि देश के राष्ट्रीय प्रायोरिटीज़ जितनी भी हैं, ज़रूरतें जितनी भी हैं, जैसे कि हर एक कंट्री के अपने अपने नीड होता है। इंडियन इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में बोलेंगे तो कंट्री का नीड है कि गरीबी कम होना चाहिए, बेरोज़गारी कम होना चाहिए, लोगों को रोज़गार के अवसर मिलने चाहिए, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ बढ़नी चाहिए, हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज बढ़ने चाहिए। तो किसी भी देश की जो भी प्राथमिकताएं हैं, प्रायोरिटीज़ मतलब देश की ज़रूरतें, जो वैसी ज़रूरतें जिनको पहले पूरा करना ज़रूरी है, ठीक है, तो देश की जो भी प्रायोरिटीज़ हैं उनके अनुसार, यानी उनको पूरा करने के अनुसार, अकॉर्डेंस का मतलब अनुसार, अगर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़, अलग अलग तरह के विकास संबंधित प्रक्रियाओं में किसी भी देश के संसाधनों को यूटिलाइज करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इसका जवाब होगा ऑप्शन बी, इकोनॉमिक प्लानिंग कहते हैं। इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब ही होता है कि आप योजना बनाते हैं, किस तरह की योजना बनाते हैं, किस तरह के विकास संबंधित कार्य आपको करने हैं, इसकी योजना बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है ऐसी योजनाओं को, तो ये इसलिए किए जाते हैं क्योंकि देश की ज़रूरतों को हम पूरा करते हुए अपने देश के संसाधनों का इस्तेमाल कर सकें। तो आर्थिक नियोजन या फिर इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब ही होता है कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें देश के संसाधनों को इस्तेमाल कर रहे हैं देश के विकास के प्रोसेस को या प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए। सो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा इकोनॉमिक प्लानिंग। इसको अलग तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है, लेकिन अब बोलोगे कि इकोनॉमिक प्लानिंग को तो दूसरे तरीके से डिफाइन करेंगे तो कंफ्यूजन हो सकता है। देखिए, ऑप्शंस देख करके बिल्कुल नहीं होगा। पहला ऑप्शन था इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, आर्थिक पिछड़ापन। देखिए, इसको आर्थिक पिछड़ापन तो बिल्कुल नहीं कहते हैं जहां पर आप रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हैं, तो बोथ ऑप्शन भी नहीं होगा, नन ऑफ दीज भी नहीं होगा, ले दे के बच गया इकोनॉमिक प्लानिंग, इसलिए यही इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल पर चलें, जिसमें है फर्स्ट 5-year plan was applied on। फर्स्ट 5-year प्लान के बारे में पूछा जा रहा है कि वो कब अप्लाई हुआ था। इसका ऑप्शन है 1 अप्रैल 1949, ऑप्शन बी है 1 अप्रैल 1950, ऑप्शन सी है 1 अप्रैल 1951 एंड ऑप्शन डी है 1 अप्रैल 1952। बार बार आपको बता चुकी हूँ, फर्स्ट 5-year प्लान का टाइमिंग जो है वो 1951 से 56 तक था। अब बोलोगे ये तो पता है लेकिन डेट का नहीं पता है, तो एक चीज़ और आप समझ जाए, इंडियन इकोनॉमी में, इंडिया में खास करके जो भी प्लान्स बनते हैं, ठीक है, वो 1 साल के लिए बनते हैं। ये 1 साल हमारी तरह 1 जनवरी से 31 दिसंबर का नहीं होता है। ये 1 साल इंडियन इकोनॉमी के लिए फिस्कल ईयर होता है। फिस्कल ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष, और भारतीय अर्थव्यवस्था में ये फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल से और ये ख़त्म होता है 31 मार्च को।
तो आपके देश में जितनी भी योजनाओं को बनाया जाता है वो तमाम योजनाएं इसी टाइम पीरियड में बनाई जाती हैं, विच इज़ फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। अब टाइमिंग हमको पता है, तो यहाँ पर ये जो टाइमिंग हो जाएगा ना आपके फर्स्ट 5 ईयर प्लान का, वो हो जाएगा 1 अप्रैल, फर्स्ट 5 ईयर प्लान का टाइमिंग बता रही हूँ, 1951 से 31 मार्च 1956 तक का समय जो है वो प्रथम पंचवर्षीय योजना का समय है। सिर्फ स्टार्टिंग पीरियड दिया हुआ है तो हम उसी में से ऑप्शंस में ढूंढेंगे। 1 अप्रैल 1949 बिल्कुल नहीं, 1 अप्रैल 1950 ये भी नहीं, 1 अप्रैल 1951 बिल्कुल, ऑप्शन सी है सही जवाब। लेकिन फिर भी फोर्थ ऑप्शन भी देख लो, 1 अप्रैल 1952 नो। सो द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 5 is option number C, which is from 1 April to 1 April 1951। फाइनेंशियल ईयर भी याद रखिएगा, अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक चलता है। तो आप देखोगे इसमें 2 टाइम पीरियड ऐसे भी, 2 ईयर ऐसे भी इसमें इंक्लूड हो ही जाता है। चलिए अगले सवाल पर पहुंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लानिंग कमीशन से रिलेटेड। प्लानिंग कमीशन was established on option A 15th March 1948, option B 15th April 1949, option C 15th April 1950, option D 15th April 1951। ओके, सो प्लानिंग कमीशन के बारे में हम सबको पता है, ये 15 मार्च, ठीक है, ये 15 मार्च 1950 को आया था। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये बता दूं मैं कि प्लानिंग कमीशन जो है इसको स्टैब्लिश किया गया था 15 मार्च 1950 को, ये इसका स्टैब्लिशमेंट डेट है। ठीक है, अब हम इस डेट के अकॉर्डिंग ज़रा ऑप्शंस को चेक करें। ऑप्शन ए है 15 मार्च 1948, नो। बी है 15 अप्रैल 1949, नो। सी है 15 अप्रैल 1950, नो। एंड डी है 15 अप्रैल 1951। बोलोगे ऐसा कैसे हो सकता है, सारे के सारे ऑप्शंस गलत क्यों? क्योंकि इसका राइट डेट 15 मार्च 1950 है। समटाइम्स ऐसा होता है बुक्स वगैरह में कि जो ऑप्शंस दिए हुए हों वो थोड़े से गलत हो जाते हैं। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन जो है इसका सही जवाब, प्लानिंग कमीशन के एस्टैब्लिशमेंट की डेट की बात करेंगे तो वो है आपका 15 मार्च 1950। ये जो है 15 मार्च 1950 में इसकी बनाने की योजना की बात तो बहुत पहले हुई थी, लेकिन स्टैब्लिशमेंट इसका जो है वो 15 मार्च 1950 को हुआ था। हाँ जी, सो इसका जो डेट है वो आपका 15 मार्च 1950 है। न्यू दिल्ली में इसको स्टैब्लिश किया गया था और ये कंफर्म्ड बिल्कुल समय है। तो आपको इसको लेके कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि अगर इस तरह का, अच्छा हाँ एक और बात, अगर एग्जाम्स में हमारे ऐसा हो गया तो ऑप्शंस गलत हो गए तो देखिए उस तरह के केसेस में ना उधर से जो टेक्निकल फॉल्ट होता है उसके केस में सारे बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिल जाते हैं। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। लेकिन हाँ, ये नहीं कि ऑप्शन में गलत है तो उसमें कोई गलत टिक कर दिया तो फिर गड़बड़ है। आपका सही जवाब यही होगा 15 मार्च 1950। थोड़ा रेयर है कि आपके ऑप्शंस एग्जाम्स में गलत हो जाए, ऐसे कॉपीज़ में और बुक्स में तो हल्के फुल्के गलत हो सकते हैं, चलेगा। अगले सवाल पर बढ़े। प्रेजेंटली द प्रेसिडेंट ऑफ नीति आयोग is option A Dr. Manmohan Singh, option B Shri Pranav Mukherjee, option C Shrimati
सुमित्रा महाजन, एक्सक्यूज मी, ऑप्शन डी श्री नरेंद्र मोदी। देखिए इसका जवाब आप एकदम से ऐसे अलग अलग से याद करेंगे तो मेहनत ज़्यादा लगेगी। एक बात आप याद रखें, नीति आयोग के बारे में ज़रा आपसे सवाल क्या पूछ रहा है कि नीति आयोग के प्रेसिडेंट प्रेजेंट टाइम पर कौन है। ठीक है, वर्तमान में नीति आयोग के जो प्रेसिडेंट हैं, जो हेड पद पर जो व्यक्ति हैं वो कौन है। तो नीति आयोग को प्लानिंग कमीशन को हटाकर लाया गया। ठीक है, काफ़ी हद तक नीति आयोग के जो भी काम है या काम करने का तरीका है वो प्लानिंग कमीशन से मिलता है। इनफैक्ट सेम ही है कह सकते हैं आप, बस नाम और सारे मेंबर्स जो हैं वो चेंज हुए। प्लानिंग कमीशन का काम था योजनाओं को बनाना और नीति आयोग को फिर उसकी जगह पर रिप्लेस कर दिया गया 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई है। अब नीति आयोग के पद पर, हेड पोस्ट पर, प्रेसिडेंट के पद पर वही व्यक्ति होता है और ये सेम है तुम्हारे प्लानिंग कमीशन के केस में भी कि देश के वर्तमान प्राइम मिनिस्टर, वर्तमान प्रधानमंत्री के पद पर जो भी व्यक्ति होंगे वो ऑटोमेटिकली नीति आयोग के भी प्रेसिडेंट के पद पर नियुक्त हो जाएंगे। प्लानिंग कमीशन के केस में भी वही था कि जो भी देश का प्रधानमंत्री होते थे वही प्लानिंग कमीशन के भी पद पर मुख्य पद पर होते थे। इस तरह से अभी का जो सवाल है उसमें पूछ रहा है कि नीति आयोग के प्रेसिडेंट प्रेजेंट टाइम पर कौन है, तो वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री कौन है। ठीक है, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ठीक है, तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा इस सवाल का वो आप समझ चुके हो, ऑप्शन नंबर डी श्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो नीति आयोग के प्रेसिडेंट के पद पर वर्तमान समय में नियुक्त हैं। बाकी के ऑप्शंस जो हैं वो गलत हैं। चलिए, इस तरह से कॉमन गोल्स जो हम डिस्कस कर रहे थे 5 ईयर प्लान से रिलेटेड, वो हमारा उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हम लोगों के यहाँ पे हो जाते हैं कंप्लीट। अब फटाफट से हम क्या करेंगे, अगले टॉपिक पे मूव कर जाएंगे। 5 ईयर प्लान्स के अलावा भी बहुत सारी योजनाओं को इंडियन इकोनॉमी में लाया गया और शुरुआत जो करी गई, और भी छिटपुट से कई सारी पॉलिसीज़ आई हैं, इसी यूनिट के अंदर की बात मैं कर रही हूँ, लेकिन शुरुआत करी गई हमारे बेसिक प्राइमरी सेक्टर से जो कि है एग्रीकल्चर सेक्टर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड हमारे जो क्वेश्चंस बनेंगे उससे एग्रीकल्चर सेक्टर के फीचर्स, एग्रीकल्चर सेक्टर के प्रॉब्लम्स रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम डिस्कस कर लेंगे साइड बाय साइड, एंड हम उससे रिलेटेड पॉलिसीज़ भी देखेंगे। ठीक है, सो अगला टॉपिक एग्रीकल्चर सेक्टर। एंड फटाफट से क्वेश्चन नंबर 1 पर बढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहला सवाल पूछता है ग्रीन रेवोल्यूशन इंक्लूड्स, हरित क्रांति। जब हम इंडियन इकोनॉमी में बात करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर की तो ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम सबसे पहले आएगा, क्योंकि एक मुख्य नीति के तौर पर, मुख्य पॉलिसी के तौर पर इसको अडॉप्ट किया गया। इसके ऑप्शंस भी हैं और आपसे सवाल यही पूछा जा रहा है ओके। सो द क्वेश्चन इज कि ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। सबसे पहले मैं आपको ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बता दूं तो हरित क्रांति एक ऐसी योजना जो इंडियन इकोनॉमी में लाई गई 1960s के दशक में। इसको इनिशिएट किया गया 1960 के दशक में। दशक इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कई जगह पर 65 का टाइम मिलता है, कई जगह पे 1966 टू 67 का टाइम मिलता है, कई जगह पे 67 टू 68 का टाइम होता है। तो अलग अलग किताबों में हमें अलग अलग समय इसका देखने को मिलता है, और ऐसा इसलिए भी क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन फेजेस में लाया गया है, कुछ चरणों में लाया गया है। तो 60s का समय बोल देना सबसे ज़्यादा सेफ आंसर रहेगा। अगर ऑप्शन में इस सब में से कुछ अवेलेबल है आप वही टिक करना, ठीक है।
इसको लाया गया था डॉक्टर MS स्वामीनाथन के द्वारा। सो ग्रीन रेवोल्यूशन के वो फादर भी कहलाते हैं इंडियन इकोनॉमी में, जिसमें उन्होंने HYV सीड्स की बात करी थी, केमिकल फर्टिलाइजर्स की बात हुई थी। मतलब ये ग्रीन रेवोल्यूशन है क्या? तो एक ऐसी योजना जिसके तहत HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स वगैरह शामिल थे। इन सब का इस्तेमाल करके इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर सेक्टर में गेहूं और चावल, मुख्य रूप से शुरुआती दौर में ये वीट और राइस के प्रोडक्शन को बढ़ाने के उद्देश्य से लाया गया था। कुछ हिस्सों में इसको लागू किया गया, जहां पर इसके रिजल्ट्स को चेक करते हुए अन्य हिस्सों में भी इस क्रांति की शुरुआत करी गई। अब ये है ग्रीन रेवोल्यूशन का एक ब्रीफ सा ओवरऑल व्यू आप कह सकते हैं। इसके आने से काफ़ी फ़ायदा भी हुआ, अन्य फसलें जो है वो काफ़ी हद तक उत्पादित हुई। वीट और राइस में हमने सेल्फ सफिशेंसी हासिल करी, साथ ही साथ अन्य किस्म के क्रॉप्स में भी, अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फसलों में भी हम लोगों ने ग्रीन रेवोल्यूशन को शुरू किया, जिसके बाद में दूसरे नाम भी दिए गए, जैसे पिंक रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन। इस तरह से ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत ही फेजेस में आया है। सवाल जो पहला हमसे पूछा जा रहा है वो कहता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या क्या शामिल है। HYV सीड्स शामिल है, मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर बिल्कुल शामिल है, मशीनरीज वगैरह जो है वो इसमें शामिल करे गए थे, केमिकल फर्टिलाइजर्स भी आते हैं। यानी कि इस सवाल का सही जवाब होता है ऑल ऑफ दीज, जहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर ये सारे के सारे टर्म्स शामिल किए गए थे। अब यहाँ पर हमेशा आपको बार बार कह रही हूँ, ऑप्शंस को ध्यान से देखिएगा और उसके अकॉर्डिंग आप सही जवाब करने की कोशिश कीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑल ऑफ दीज हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल ऑप्शंस। अगले सवाल पर चलें। क्वेश्चन नंबर 2, टू विच सेक्टर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज आर एसोसिएटेड। बोलता है कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कौन से सेक्टर से संबंधित है, जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए सेकेंडरी, ऑप्शन बी प्राइमरी, ऑप्शन सी टर्शियरी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। इस सवाल के जवाब को तो आप फटाफट से कर ही लोगे, बड़ा ही आसान है। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ कौन से क्षेत्र से संबंधित है। सवाल ये है, आपको पहले बता चुकी हूँ, अर्थव्यवस्था के मुख्य रूप से 3 क्षेत्र हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको हम 3 कैटेगरीज में बांटते हैं। सबसे पहला कहलाता है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा कहलाता है सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा कहलाता है टर्शियरी सेक्टर। अब 3 क्षेत्र हैं और जितनी भी एक्टिविटीज़ इकोनॉमी में होती हैं उन सबको हम इन 3 कैटेगरीज में बांट देते हैं। तो जितनी भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, साथ में माइनिंग रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, खनन संबंधित सारे काम हैं, वो प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है। इन सेकेंडरी सेक्टर में इंक्लूड किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ को। जितने भी प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ है, उत्पादन संबंधित एक्टिविटीज़ है, वो इंक्लूडेड है हमारे सेकेंडरी सेक्टर में। और टर्सरी सेक्टर में जितनी भी सर्विस रिलेटेड एक्टिविटीज़ है, all the service related activities which includes education, health, communication, telecommunication, all these activities are included under service sector. So according to that, हमारा जो सवाल है वो बड़ा ही सिंपल सा है कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कौन से क्षेत्र से संबंधित है। जवाब आप सबको पता है, ये प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड है। ऑप्शन बी सही जवाब क्वेश्चन नंबर 2 का। ओके, सो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ एंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे हैं हमारे, ठीक है। एक और सवाल हम लगे हाथ कर ही लेते हैं, उसके बाद ना बाकी के जो सवाल होंगे वो हम हमारे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3,
कंटिन्यू करेंगे यहीं से। हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन? ऑप्शन ए MS स्वामीनाथन, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी मोरारजी देसाई एंड ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। ओके, अभी मैंने आपको बताया कि इंडियन इकोनॉमी में ग्रीन रेवोल्यूशन को लाने का जो काम किया वो किया डॉक्टर या MS स्वामीनाथन ने 1960s के दशक में। उन्होंने देखा कि अदर कंट्रीज जो हैं वो अडॉप्ट कर रहे हैं ग्रीन रेवोल्यूशन की पॉलिसी और उससे उनके देश के एग्रीकल्चर सेक्टर पर काफ़ी अच्छा असर पड़ रहा है। इस तरह से उन्होंने इंडियन इकोनॉमी में भी इसकी शुरुआत करी, बिकॉज आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया जो है वो फूड क्रॉप्स के मामले में काफ़ी डिपेंडेंट था ऑन दी अदर कंट्रीज़। तो इंडियन इकोनॉमी को सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए स्पेशली फूड ग्रेन्स के मामले में इस ग्रीन रेवोल्यूशन को शुरू किया गया और जिसके द्वारा ग्रीन रेवोल्यूशन को लाया गया उनको क्रेडिट दिया गया फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन का, और ये लाने का क्रेडिट MS स्वामीनाथन को जाता है। इसलिए MS स्वामीनाथन को इंडियन इकोनॉमी में फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। एक बात और बता दूं आपको, ये इंडियन इकोनॉमी के केस में है। अगर आप ओवरऑल वर्ल्ड लेवल पर फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करेंगे तो वो कोई और होंगे। तो सवाल जो है यहाँ पर बोलोगे कि कैसे पता चला, यहाँ पे मेंशन तो नहीं है इंडिया, लेकिन मेंशन नहीं है बट अवेलेबल ऑप्शंस से समझ में आ रहा है कि इंडियन इकोनॉमी के ही फादर के बारे में पूछा जा रहा है। अगर ऑप्शंस में कुछ और नाम होते या किसी और के नाम होते तो कन्फ्यूजन हो सकता था, बट फिलहाल कन्फ्यूजन की कोई बात ही नहीं है। सवाल में इंडिया मेंशन होना हो, ऑप्शंस में सारे इंडियन लोगों का नाम मेंशन है, इसलिए ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा आपके क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए इस क्लास को आज हम यहाँ पे वाइंड अप करेंगे। अगले क्लास में हम सेम टॉपिक के बचे हुए क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।